बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान को तुनको अस्सलाम वालेकुम नननी प्रोग्राम मरका की तास्ता हर कले में ग्रान को तुनको द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास से 13 वर्ष ओशो आगे न पस चिकम फैसले या प्रेस कॉन्फ्रेंस शो नो अगुई खबरों ना खुदा कम रिपोर्ट से बता दन नरातल आगदा सु चेहरे गिने द पीडीएम मसला चिदा द पीडीएम दनना हम द इख्तिलाफात खबरें रवानी दी ननी प्रोग्राम के मुंगा दा खबर को चेहरे द सीएसी न पस द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास न पस द पीपल्स पार्टी आया द पीडीएम आगा स्ट्रेंथ या द दुई आगा नर्वस दगा चिकम दे आगा बहाल पातिशी कना द दुई नर्वस ब स्ट्रांग पातिशी कना दी बा कमजोरी कीगी मौलाना सिर्फ तखपले मसली दी पीपल्स पार्टी तखपला इंटरनल दगा दे ख्वाजा आसिफ चिकम दे द मुस्लिम लीग द लीडरशिप लेवल बांधे आगा पकड़ दा कर चिकम दे आगा रवान दे आया पीपल्स पार्टी बा हार्ट एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस वाखली कना आया पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग पीडीएम चिकम दे मुजाकिरात पऊ की कना हम दा स्टांस पई चेहरा द पाकिस्तान कमे पूरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफानी वर्कड़ी तरागा पूरी मुंगा दगा मुजाकिरात नको पदे टोल सूरत हाल बांधे ने जमंगा प्रोग्राम दे कम्बल मनो सर बजतो सर खबर कोम पदे प्रोग्राम दौरान के ताज हैदर से सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर दे योडेर हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड और खपला तब से रज कई नोला कडेर कैलकुलेटेड द मुल्क पर सियासत पांदे पोया दे अगुई सर खबर को अवैस तौहीद से सीनियर जर्नलिस्ट तौज दपारा तारुफ मुख्ताज नहीं अक्सर टेलीविजन शोज के तासु गोरे अखबा जमंग सरई और बिया मुर्तज़ा सोलंगी से ची द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या द जरदारी से पर सियासत पांदे जिकम दे ढेर ज़्यादा पोहा लरी द मुल्क पर सियासत पांदे अगुई सर बखबर को लाहौर न बमंगा अखलू मुबशिर बुखारी से सीनियर जर्नलिस्ट अगुई बजमंगा सर पदे प्रोग्राम की ची द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासत द पंजाब सियासत द पीडीएम सियासत रारवान रोजो के द सीनियर एनालिस्ट चिकम दी दीता पकम नजर बांदी गुरी जी संगत दोस्त मावेलू चिदा वक्त जमंगा सरा द पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा ताज हैदर से पलायन बांधे दे ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू वेरी मच। ताज हैदर साहब ये बताइए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ तो दो राय हैं, एक तो ये है कि इससे वो पीडीएम का जो नैरेटिव होता इस्तीफों के हवाले से वो ज़रा मान पड़ गया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे जाके पीडीएम की जो मीटिंग होने वाली है उससे इस सीईसी के डिसीजन की अप्रूवल ली जाएगी या वहां पे इसको डिस्कस किया जाएगा? ये क्या सिचुएशन होगी? पीडीएम इज डोमिनेंट या सीईसी इज डोमिनेंट? नहीं, मतलब इस्तीफों से इनकार तो नहीं है, लेकिन इस्तीफे बिल्कुल एक आखिरी हमारा हथियार हैं जिसको कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और जो हमारा डिक्लेरेशन है एक्शन प्लान का, तो उसमें तो बहुत सी चीजें हैं। उसमें सड़कों पे भी एहतजाज है, उसमें अदालतों को भी इस्तेमाल करना है, उसमें जो अदम एतमाद की तहरीकें सेंटर में और पंजाब में है, वो लानी सबकी सब चीजें शामिल हैं। तो अब अदम एतमाद की तहरीक आप नहीं ला सकते अगर आप इस्तीफा दे के बाहर चले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पे काम करेगी और हर फोरम को हम इस्तेमाल करेंगे। ताज हैदर साहब, मुद्दा तो ये है कि ये हुकूमत चली जाए, ठीक है, यू बीइंग अ सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी रहे, सीनियर पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन इस्तीफा दे दे और वो भी सेनेट इलेक्शन के बाद, तो क्या मतलूबा नताइज हो सकती हैं अपोजिशन की तहरीक को? देखिए, एक ऑप्शन है और ये है कि सेनेट इलेक्शन के बाद इस पे फिर से सीईसी जो है वो गौर करेगी। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, और खुदा करे उससे पहले ही इमरान खान साहब का इस्तीफा आ गया। ये कैसे आ जाएगी इमरान खान का? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, बल्कि आपके साबका कुलीग शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम अभी से कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे तो आप लॉन्ग मार्च शुरू करें, मतलब है कि वो भी पोजीशन लिए हुए हैं। तो आप कौन सी ऐसी चीजें जो आप पीपल्स पार्टी समझती है कि 31 जनवरी तक जो है प्राइम मिनिस्टर खुद इस्तीफा देंगे? मेरे ख्याल से ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये उनको जेब नहीं देती, क्योंकि अंदर से भी काफी जो इनकी परफॉर्मेंस है उस पर सवालात उठ रहे हैं। और अगर कहीं भी ऐसा एक डेडलॉक आता है
कि मामला हल नहीं होता, तो फिर आखिरी हल यही रह जाता है कि जनाब अवाम के पास वापस चलें और उनकी राय लें। तो अब इस मुश्किल को तूल देना और जो माशी बदहाली हो रही है उसको और बढ़ाना, क्योंकि जितने वक्त ये हुकूमत रहेगी वो माशी बदहाली जो है वो और बढ़ती जाएगी। तो उसके बजाय एक जनरल इलेक्शन जो है वो इसका हल है। अब मैं आपसे एक मिसाल देके कहूँ कि शहीद भुट्टो के खिलाफ 28 पे एतराज था, 28 सीटों के ऊपर कि जनाब यहाँ धान ली हुई है, लेकिन शहीद भुट्टो ने ऑफर किया कि नहीं, हम पूरे आम इंतखाबात फिर से करा लेते हैं, सिर्फ इन 28 पे क्यों, क्योंकि तहरीक एक चली है, सब कुछ हुआ है, मुल्क में मसाइल खड़े हुए हैं, तो हम फिर से अवाम के पास जाते हैं। और इस पे एक दोनों अपोजिशन के साथ इत्तेफाक राय भी हो गया था, लेकिन जो ज़ियाउल हक साहब ने किया वो आप सब के सामने। ताज हैदर साहब, ये जो आपने शहीद भुट्टो का जो सुनाया उस वक्त जो हुआ था, उस वक्त तो फिर भी हुकूमत एग्री कर गई थी, डायलॉग भी हुई थी और मामला जो है वो अफ़वाम व तफ़हीम से तकरीबन हल हो चुका था। अभी तो ना अपोजिशन बात करने के लिए तैयार है, ना हुकूमत तो कहती है कि हम बार बार उनको दावत दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये डेडलॉक रहा तो खुदा न खास्ता वही 77 वाली सिचुएशन तो आ सकती है ना? नहीं, मेरे ख्याल से अब नहीं आ सकती, क्योंकि वो हम फिर कह रहे हैं कि वो सेलेक्टर्स जो पीछे थे वो इनको लेके आए थे। तो मेरे ख्याल से आइंदा इस किस्म की वो दूसरी दफा ये नहीं करेंगे कि वो कहें कि नहीं साहब हम मुल्क में मार्शल लॉ लगा रहे हैं, खुदा रहे, क्योंकि आइन की पासदारी हम सब पे लाजिम है। और जो हल बनता है वो यही बनता है कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। बातचीत भी शुरू हो सकती है अगर इमरान खान बीच में से हटते हैं। तो ताजदर साहब, ये कैसी शर्त है कि जिनके साथ बातचीत करनी है आप उन्हें कहते हैं कि पहले आप सामने से हट जाए प्राइम मिनिस्टर? ये तो जो डेडलॉक है, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर या मैं एज ए स्टूडेंट ये कह दूं कि उस वक्त भी यही सूरत हाल थी और फिर बात बहुत आगे निकल चुकी थी। तो अगर इस वक्त अपोजिशन का मुद्दा यह है कि पहले प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे, फिर बात किससे करनी है? मतलब एक ही डेडलॉक तो सख्त से सख्त होती जा रही है। नहीं, वो तो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मसले तो सब खड़े उन्हीं की वजह से हुए हैं ना। हम तो बार बार कह रहे थे कि आइए बैठिए बात कीजिए, उन्होंने बात नहीं की, तो सूरत हाल तो उनकी वजह से खराब हुई है ना। और सिर्फ एक शख्स की अना है जो कि बीच में अटकी हुई है, और अगर इमरान खान रहेंगे तो बातचीत बिल्कुल नतीजा खेज नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से अगर वो पीछे हटते हैं, अगर बातचीत को नतीजा खेज बनाना चाहते हैं तो वो पीछे हटें, क्योंकि उनके यहाँ कुछ सियासी लोग हैं। लेकिन अगर उन्हीं से बात करनी है कि जो अमेरिका से बुलाए गए, बिठाए गए, जिनके खिलाफ हो, तो फिर तो बात नहीं बनती ना। नहीं तो इमरान खान की टीम वो है जो अमेरिका से दरामद किए गए। नहीं ताज हैदर साहब, ये आपकी तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो बार बार मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, और अभी तो उसने उस दिन जो चौधरी थे मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद साहब, उसने ये भी बात कही थी कि वो जब वो ऑफर कर रहा था तो उसने NRO का जिक्र नहीं किया। मतलब है कि हुकूमत अपनी पोजीशन से आहिस्ता आहिस्ता हट रही है, लेकिन अपोजिशन जो ही हुकूमत स्पेस दे रही है, अपोजिशन मजीद सख्ती इख्तियार कर रही है। तो ये तो इंटेंशनली जो कुछ हो गया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू मीन आप सियासतदान जिम्मेदार होंगे। जो NRO है तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि आइंदा NRO नहीं होगा। तो ये जो है सिलसिला, ये बगैर बात में शोशा छोड़ा गया है। और ये कि NRO ना कोई NRO मांग रहा है, ना इनको इख्तियार है NRO देने का। तो एक नॉन इशू को जो कि जिस पे बात ही नहीं होनी चाहिए, वो उस पे अपने उनसे कहें साहब कोई भी बात कहें, वो जवाब उसका यही देते हैं कि NRO नहीं देंगे। बात कुछ हो रही है, वो कुछ और कह रहे हैं। चंद के जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है NRO की। तो अब ये उनकी तरफ से कंसेशन नहीं है, बल्कि शायद किसी ने उन्हें समझाया है कि खुदा के लिए ये मत कहो, क्योंकि इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक जो अना का मसला है वो इमरान खान साहब का अटका हुआ है, और मैं नहीं समझता कि अगर वो वजीर आजम रहेंगे
तो बातचीत नतीजा खेज हो सकती है। अब अगर बातचीत नतीजा खेज नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं यही कह रहा हूं कि अवाम के पास हम जाते हैं और अवाम से मैंडेट लेके अगर वो फिर आ जाते हैं तो आए, बिस्मिल्लाह। ऐसी सूरत हाल तो है ही नहीं कि जिस तरह हमने देखा पीडीएम का जो पहला वो हुआ, मर्दान में जो जलसा हुआ सेकंड इसका, तो मतलब है कि वो पॉपुलर सपोर्ट भी नजर नहीं आ रही ऑन द स्ट्रीट। लाहौर में जलसा तो नो डाउट बड़ा था, लेकिन वो नहीं था जिसकी वजह से हम समझे कि ये एक टर्न, जिस तरह बीबी का जलसा हुआ था, इमरान खान ने जलसा किया था, तो ये टर्न अराउंड वाला जलसा तो नहीं था कि पब्लिक मतलब है कि पब्लिक की मूड भी वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये शायद लाहौर में 120 लोग थे शायद जलसे में। नहीं, जलसा बड़ा था, मैं कहता हूँ जलसा बड़ा था। देखिए ना, अगर कहना है तो यही कह देते हैं, 120 कहने में क्या जाता है हमारा। अभी कराची में लालकाना में ठीक ठाक जलसा हुआ था, लेकिन वो तो बीबी शहीद के लिए था। नहीं नहीं, यहाँ भी कोई 85 लोग थे लाड़काने में, तो कहना है तो कह देते हैं। लेकिन आप सड़क ताजहैदर साहब, वैसे ताजहैदर यू बीइंग, आप तो बड़े मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना कैमरा लेकर सड़क पे निकलिए और लोगों से पूछते जाइए वो क्या कहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि इससे पूछिए उससे पूछिए, आप अपनी मर्जी से पूछते जाइए। आज ताजहैदर साहब आपकी एमक्यूएम के साथ भी मुलाकात हुई थी और फिर प्रेस टॉक्स भी हुई, तो एमक्यूएम का मूड क्या है? नहीं, एमक्यूएम से बातचीत हुई और हमने इस मसले पे बात नहीं की कि हमारा एक स्पेसिफिक एजेंडा था, आबादी के मसले पे हम बात कर रहे थे कि आबादी के आदाद व शुमार दुरुस्त किए जाएं, और उस पे सेनेट के अंदर, जैसा कि आपको पता है, तमाम पार्टियों ने मुआहदा किया था एक 5% रेंडमली सेलेक्टेड ब्लॉक्स के अंदर डिफेक्टो बेसिस पे अपने गिनती कराने का। उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं हुआ, उस पे सबके दस्तखत हैं। मेरे भाई इलियास बिलोर साहब के उस पर दस्तखत हैं, आजम सवाती साहब दस्तखत हैं, हर पार्टी ने उस पर दस्तखत किए। और वजीर आजम साहब की सरबराही में वो मीटिंग हुई थी, वो सदारत फरमा रहे थे, जिसमें ये चीजें तय पाई थी। अब अगर लिखे हुए एग्रीमेंट पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा और आबादी को कम करके दिखाया जाता है, तो फिर जरा, यानी जो पख्तून भाई हमारे यहाँ सिंध के अंदर रहते हैं वो सिंध की आबादी में शामिल नहीं है, वो पख्तूनख्वा की आबादी में शामिल है। ये तो कोई मंतिक नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो जहाँ पे रहते हैं कानून कहते हैं जहाँ पे है वहां पे काउंट होंगे, वहां पे वो किया जाए। लेकिन जिस बुनियाद पे किया गया कि पहले शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अब शनाख्ती कार्ड के अंदर जो घर का सरबराह है उसने अपना मुस्तकिल पता मर्दान का लिखा हुआ है या सियालकोट का लिखा हुआ है, क्योंकि अपना वतन तो सबको याद आता है। उसने लिखा हुआ है कि अब का नहीं, तुम्हारा मुस्तकिल पता ये है, इसलिए तुम्हारे घर वाले गिनती में नहीं आएंगे। वो जो घर वाले बच्चे हैं उन्होंने कभी मर्दान देखा नहीं है, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वो हमारे भाई हैं, हमारी आबादी है, हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं सब। तो फिर इस बेसिस पे अगर आप करेंगे तो फिर तो नहीं हो सकेगा। तो इधर पख्तूनों का भी हुआ, फिर जो सराइकी इलाके के लोग हैं जो शुमाली सिंध के अंदर बसे हुए हैं, और बहुत से तो 100 साल से बसे हुए हैं, उनका नहीं तुम सराइकी बोलते हो। बिल्कुल। और तो ये एक प्रॉब्लम हुई थी, और इस वजह से हमने कहा कि भाई एक घर में जितने भी आदमी हैं सबको लीजिए। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा यो बड़ा शांति दमा द मेना पस रजू प्रोग्राम बजारी हुई। जी ग्राउंड को तुमको द वक्फे नपस प्रोग्राम की यो वारी बिया तोस्ता हर कले वे वक्फे नमक के जमंग सर द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा ताज हैदर से वो दा वक्त जमंग सर सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट और यो जाना पहचाना नुम अवैस तौहीद भाई जमंग सर। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। अवैस तौहीद साहब, बात आपसे जो करनी है, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो बन रही है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास, पीडीएम की सियासत, पीएमएलएन की लीडरशिप की गिरफ्तारी वगैरह, हुकूमत की मैं तो हेड दर्मी नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी जिस तरह हुकूमती वज़रा पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन को आप क्या देख रहे हैं? ये हम किस सिमत जा रहे हैं? हसन साहब, देखिए, जो पाकिस्तान की सियासत है, जाहिर बात है कि अदम इस्तेहकाम है और एक इंतशार की सूरत हाल भी है, और हुकूमत जो है वो अपने मसाइल, जो माशी मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल है, उसकी गिरदाव में फंसी हुई है और एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां हो रही हैं, जो हमने देखा है। और जो कौमी सियासत है वो हमें लग रहा है कि एक बंद गली की तरफ जाती नजर आ रही है, लेकिन इसका अंजाम जो है कहीं ना कहीं मज़ाकरात में ही होगा, आगे चलकर होगा, कुछ टकराव के बाद होगा। लेकिन इस वक्त जो पीडीएम का जो मामला है, जो उनकी किस्मत का जो फैसला है, वो काफी लड़खड़ाता नजर आ रहा है और उसमें कंफ्यूजन भी नजर आ रही है। ये इत्तेहाद जो है कोई 5 साला मंसूबा तो था नहीं, इन्होंने 3-4 महीने के लिए इत्तेहाद बनाया था, लेकिन इसके अंदर इख्तलाफात और जो फासले हैं वो भी हमें अब काफी नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमें हैरत नहीं हुई सीईसी का इजलास जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और उसमें एक मुत्तफका फैसला सामने आया है जिसको वो तजवीज का नाम दे रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा लिया जाए, सेनेट के इलेक्शन का हिस्सा लिया जाए। जो मेरी इत्तला है, मरियम नवाज साहिबा जो अभी नौडेरो के अंदर 27 दिसंबर को बीबी मोहतरमा की जो बरसी थी, उसमें जब मेहमान थी बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब की, तो उनको कम्युनिकेट किया गया कि जी ये हमारा मुत्तफिका फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 1985 में जो हमने बाइकआउट किया था, वो एक हमारी सियासी गलती थी, जिसका इजहार बीवी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मुझसे भी खुद हसन कई मरतबा इंटरव्यू में किया। और उसके बाद 2002 में, अगर आपको याद हो, जनरल मुशर्रफ के दौर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम पे बैन लगाई थी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उस वक्त मरहूम मखदूम अमीन फहीम के नाम से बेनजीर भुट्टो साहिबा जो एग्जाइल में थी, लंदन में थी, उन्होंने एक पार्टी तश्कील दी और रजिस्टर करवाई और हिस्सा लिया। तो पीपल्स पार्टी के फलसफे के मुताबिक सियासत जो है उसके अंदर बाइकआउट नहीं है। लेकिन जरदारी साहब, आपको पता है कि जो सीईसी के फैसले हैं, वो जरदारी साहब की जो तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है, जो पीडीएम को भी उन्होंने इशारा दिया कि आप अपने फैसले खुद ना करें, मुझे देखें कि मैंने किस तरह जनरल मुशर्रफ को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, तो आप मुझ पर एतमाद करें। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी उनका पैगाम था। जरदारी साहब, जहां तक मैं उनकी सियासत समझता हूँ, वो कन्फ्रंटेशन की सियासत या रेजिस्टेंस की सियासत नहीं करना चाहते। और बिलावल भुट्टो साहब जो अपना एक प्रोफाइल बनाया है, हतमी फैसला जरदारी साहब का ही है इस वक्त, जो 2008 से लेकर अब तक वो बागडोर संभाले हुए हैं। तो हसन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्ट्रेटेजिक एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। गो के अभी बहुत ही इफ्स और बट्स है, लेकिन जरदारी साहब की पैगामात से और उनके इन फैसलों से मुझे इस तरह का अंदिया मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि वो पीडीएम के साथ धरने की सियासत में नहीं जाएंगे। उसका भी उन्होंने कम्युनिकेट किया है पीडीएम की आला क़यादत को, मौलाना फजल रहमान साहब को और मरियम साहिबा को, जो मेरी इत्तलात है। तो इसका मतलब यह है कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने बोझ या बार डाला है नून लीग पे या शरीफ खानदान पे। वो कहते हैं जी पंजाब से आप इतने लोग ले आए जिससे एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त की हुकूमत पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम हो, हम आपके साथ हैं और हम भी पूरी भरपूर कुव्वत से जाएंगे। तो धरने के भी उसमें नहीं है, अस्तीफे के उसमें भी नहीं है। अवैस भाई, ये मौलाना फजल रहमान साहब का बीबी के बरसी में ना आना, इनको दावत खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने दी थी, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है कि मौलाना भी नाराज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दो वजूहत है मौलाना फजल रहमान साहब की। एक तो ये कि इस्तीफों के मामले पर उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि वो नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब के इस जलसे में इस फैसले के अंदर वो इत्तफाक करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने नहीं माना। एक तो ये थी बात। दूसरी थी उनकी लोकल पॉलिटिक्स, जो देखिए सिंध के अंदर जेयूआई की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और राशिद सुमरो जो उनके दस्ते रास्त हैं या बिल्कुल क्लोज कॉन्फिडेंट है,
वो खुद बिलावल भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन में लड़े थे। उससे पहले उनके जो वालिद मोहतरम थे डॉक्टर खालिद सुमरो, JUI के बहुत ही अहम रुकन और अहम लीडर, उनकी शहादत हो गई, जाबाक हुए वो अपना टेरर अटैक के अंदर, दहशतगर्दी के हमले में। तो वो भी बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ इलेक्शंस में हिस्सा लेते रहे। तो JUI की लोकल पॉलिटिक्स की वजह से मौलाना फजल रहमान साहब नहीं गए। और मैं समझता हूं कि एक सेटबैक हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब को, जो PDM की क़यादत संभाले हुए, जो उसका आलम संभालने की उन्होंने मुल्क की क़यादत की है, नवाब नसरुल्लाह खान साहब की तरह एक प्रोफाइल उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, उसको एक धचका लगाया। क्योंकि ये बहुत छोटी, वो PDM की 11 जमातों के सरबराह है और सिर्फ एक हल्के की सियासत की वजह से इतना लोकलाइज। इसका मतलब ये है कि मौलाना अपनी कार्ड जो है वो अपने सीने के साथ खुद रखे हुए हैं। असद साहब, जो मौलाना शिरानी और नसीब गुल साहब और उनकी जो बगावत है, बाकी जो रहनुमा हैं, एक तो वो सरदर्द था मौलाना के लिए, और वो मजीद कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं चाह रहे थे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में। और जो मेरी मौलाना साहब के जो करीबी लोग हैं, उनसे जो बात हुई, वो कहते हैं कि जी हमारे लिए सरदर्द जरूर है, लेकिन हमारी पार्टी को टुकड़ों में नहीं कर सकते। और वो इसे कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की एक कोशिश है कि मौलाना शिरानी और नसीब गुल जो हैं, उनको ऐसे मौके पे लाके खड़ा किया जिस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक बड़े लीडर के तौर पे उभर रहे थे। और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान ने जो सिंध की जो एक ताकतवर जो पावर ग्रुप है विद इन JUI, उसको मजीद नाराज करने से उन्होंने ग्रेस किया। और यही समझ रहे कि उनको एक धचका भी पहुंचा है हसन, कि वो JUI की जो मुकामी सियासत है उसकी वजह से PDM के जलसे या गड़ी खुदा बख्श में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, उससे खिताब करने नहीं पहुंचे। तो मेरे ख्याल में वो एक धचका मौलाना फजल रहमान साहब को पड़ा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग की जो क़यादत है वो भी सेनेट के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अवैस भाई, मुझे पता है आप बिजी भी है, लेकिन सिर्फ एक सवाल, ये मौलाना लड़काने में नहीं गए और पीपल्स पार्टी की क़यादत मर्दान में नहीं गई, क्योंकि मर्दान में मौलाना और ANP जो थी वो होस्ट थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शायद इशारा भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें स्टेज पे जगह नहीं दी गई। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि उभर रही है। थैंक यू वेरी मच अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ग्राउंड को तुमको दाऊ अवैस तौहीद सीनियर जर्नलिस्ट अगम दा खबर वकला चेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारी दा से स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग द एस्टैब्लिशमेंट सरा स दनना और स बाहर सिचुएशन द मौलाना से और द पीपल्स पार्टी तरमें द चिकम दे इख्तलाफात कारी दा से स द मौलाना से खपला पार्टी की दनना चिकम इख्तलाफात कम तवैस तौहीद भाई इशारा वकला चे मौलाना शिरानी उदा और बल तरफ था द PDM पमियंस के द पीपल्स पार्टी और द मौलाना से इख्तलाफात हम मखे तरह जिदा वक्त जमंगा सरा जमंगो बल सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट डेरो जाना पहचाना नूम मुर्तज़ा सोलंगी से जमंगा सरा दे। सोलंगी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। सोलंगी साहब, आपसे पहले मैं अवैस तौहीद साहब से भी बात कर रहा था, ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है PDM स्पेशली पोस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद, अंदर जो अंदरूनी जो तोड़ फोड़ है, नेब की तरफ से PMLN के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब को भी नोटिस दिए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स ऐसी है कि शायद उस पर भी हाथ डाला जाएगा। क्या देख रहे हैं ये पॉलिटिकल सिनारियो, गॉड फॉरबिड 77 वाला कोई सिचुएशन तो नहीं बन रही है? देखिए 77 वाली जो सिचुएशन थी वो तो ये थी कि दाएं बाजू की जमातें जिनको एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी और उसके नतीजे में एक मार्शला लगा था, तो उसका तो इससे कोई मवाजना बनता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है उसको उसका खुद भी ये दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, और अभी तक जो सूरत हाल है वो इस बात को साबित भी कर रही है। तो वो सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन इस वक्त लग ऐसा रहा है कि इमरान खान
सरकार जो है वो नैब को इस्तेमाल कर रही है पीडीएम को कमजोर करने के लिए। इस वक्त जो इख्तलाफात हैं पीडीएम के अंदर वो सिर्फ ये हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए। पीपल्स पार्टी शुरू से ही इसकी हामी थी कि सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लिया जाए, और अब जो उन्होंने फैसला किया है उसके बाद लगता यह है कि बाकी जमातें भी मजबूर होंगी कि बाई इलेक्शंस में भी हिस्सा लें और जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसमें भी हिस्सा लें। अब सिर्फ जो मसला होगा वो ये होगा कि जो लॉन्ग मार्च वगैरह की जो बात है वो लगता यह है कि उसमें कुछ ताखीर हो, और इस्लामाबाद में जो इनकी आमद है वो शायद सेनेट के इलेक्शंस के बाद हो। नहीं सोलंकी साहब, ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है स्पेशली पोस्ट सीईसी, जो मैंने आपसे सवाल किया कि पीडीएम फर्दर कंफ्यूजन का शिकार हो रही है, तो अगर ये सूरत हाल, और फिर मैं अक्सर मेंशन करता हूँ मर्दान में जो जलसा हुआ था वहाँ भी पीपल्स पार्टी का ना आना, और जब बिलावल साहब ने कहा कि हमारे लीडर्स को स्टेज पे जगह नहीं दी गई, ये अजीब सा मंतक था कि इसीलिए पीपल्स पार्टी वाज मिसिंग फ्रॉम द सीन। तो आप नहीं समझ रहे हैं कि जो हम जनवरी की तरफ करीब होते जा रहे हैं, 31 जनवरी तक, जब से ये कहते हैं हम लॉन्ग मार्च आगे शुरू करेंगे, तो ये मजीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि टूट फूट का शिकार होगी। पीपल्स पार्टी की अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पीडीएम है। पीडीएम बनने से पहले पीपल्स पार्टी बहुत दबाव का शिकार थी। एनएफसी का मामला हो या सिंध में गवर्नर राज का मामला हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे जो इश्यूज थे, खुद बिलावल की तलबी, तो पीपल्स पार्टी को तो सांस लेने का मौका मिला है पीडीएम बनने के बाद। उनके जो इख्तलाफात थे वो सिर्फ सेनेट में इलेक्शन का बायकॉट करने या सिंध असेंबली तोड़ने के हवाले से थे। तो अब क्योंकि अब सब लोग ये हिस्सा लेंगे तो कम से कम ये मसला नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि हमें पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस वगैरह करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो दूसरे जो जराए हैं अदालतों वगैरह के वो इस्तेमाल करने चाहिए। मौलाना और मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई फायदा होगा तो ये होगा कि हम सड़कों पर जो है वो मामले को गर्म करें। तो अब सड़कों का जो मामला है उस पर भी शायद ये थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन ज्यादातर सरगर्मी सेनेट के इलेक्शंस के बाद ही होगी। नहीं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अगर सेनेट का इलेक्शन हो जाता है और जो नजर आ रहा है हो जाएगा, तो आप नहीं समझते हैं कि फिर पीडीएम की जो तहरीक है उसमें वो जान नहीं रहेगी? क्योंकि पीटीआई के लिए सेनेट इलेक्शन वाज मोस्ट क्रूशल, और जब ये 3 महीने का प्रोजेक्ट चल निकला पीडीएम का नवंबर में, तो ये लग रहा था कि ये सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ करेंगे ताकि वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट का उसको ब्रेक करके हुकूमत पे दबाव डाले और फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाए। जब सेनेट का इलेक्शन हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट पे भी तो कोई प्रेशर नहीं होगा। देखें, गवर्नमेंट के लिए जो प्रेशर है उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो मुल्क की सूरत हाल है, बेरोजगारी की, महंगाई की, और जो गवर्नेंस का जो फेलियर है, उसमें तो कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। बल्कि अब जबकि ये कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ में वापस जाएं, क्योंकि आईएमएफ की जो एड है वो मुंजमद है, तो उससे पहले ही जो जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से महंगाई और मजीद बढ़ेगी, तो हुकूमत पे दबाव में कोई कमी नहीं आने वाली। अगला जो बजट है वो किसी तौर पे भी लोगों को कोई बेहतरी नहीं लाएगा। जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं वो मजीद बदहाली की हैं। तो हुकूमत को कोई फायदा नहीं होने वाला सेनेट के इलेक्शन से। अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पीटीआई को कोई सादा अक्सरियत हो सकती है। आइन के अंदर तरमीम के लिए तो उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, न वो सेनेट के अंदर उनको मिलने वाली है, न कौमी असेंबली में उनके पास है। तो हुकूमत को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। सोलंकी साहब, एक सवाल जो स्पेशली आपसे मैं करना चाह रहा हूं, ये कि आप प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जो सियासत है
वो आपसे ज़्यादा कौन ज़्यादा जानता है। आप जरदारी साहब जो सियासत या जो सियासी कार्ड वो खेल रहे हैं, उसकी स्पीच को अगर आप देखें, उसने जो कहा कि मैंने मुशर्रफ को किस तरह निकाला, मतलब है कि दूध से मक्खी को निकालना मैं जानता हूं, मैसेज दोनों साइड पे चल सकता है, पीडीएम के लिए भी था, हुकूमत के लिए भी था। फिर जरदारी साहब आप, अगर मैं आपसे ये डायरेक्ट सवाल करूं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा दीवार से लगा के सियासत के वो है, हामी है? नहीं, वो बिल्कुल भी इसके हामी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को दीवार से लगाया जाए, लेकिन जिस तरीके के उनकी मुश्किलात हैं उसमें वो पीडीएम के बगैर उनका गुजारा नहीं होना है। जो पिछली दफा उन्होंने परवेज मुशर्रफ को निकाला था, उसमें उस वक्त जनरल कियानी उनके साथ थे, उसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। आपको पता है कि किस तरह से जनरल महमूद दुरानी को भेजा था उन्होंने, और उस वक्त भी अगर मुस्लिम लीग नून उनके साथ नहीं होती तो परवेज मुशर्रफ को निकालना आसान नहीं होता। आपको याद है कि जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें मुस्लिम लीग नून उनके साथ बराबर की शरीक थी, उसके बाद ही वो निकाल सके थे। तो जरदारी साहब जो है वो पीडीएम की मदद के बगैर न वो 18वीं तरमीम को बचा सकते हैं, न सिंध की सरकार को बचा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। ग्राउंड को तुमको दाओ मुर्तज़ा सोलंकी से सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत हवाले सर ढेर ज़्यादा चिकम जो है मादागलरी सोलंकी से वो गुम चुकुम सूरत हाल हुई ओवरऑल हुकूमत द अपोजिशन नमा पर ख्याल खतरा निश्ता खुद ज़्यादा हुकूमत द गवर्नेंस ना यो घटा खतरा दा यो बड़े शांति दमा दमे न पसलाजू प्रोग्राम बजारी दी। जी ग्राउंड कतन को प्रोग्राम के यवारे बिया हर कले संगज तो तमावे चे मुर्तज़ा सोलंकी से द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सियासत बांधे ब्लकमाची द खासकर आसिफ अली जरदारी से सियासत ढेर ज़्यादा पोहा लरी नगुई चे कम खबर रखी द पीपल्स पार्टी दा वक्त कम सिनारियो जुड़ीगी सियासत तो पीडीएम चे कम सिचुएशन जुड़ीगी नो क्लियर कट तबसरा पे कवल ग्रान दी आया पीडीएम बा पदे करंट सिचुएशन के मख के लाड़शी और कना दा वक्त जमंगा सरद लाहौर ना जमंगा मलगरे सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर बुखारी से पलायन बांधे थे। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। बुखारी साहब आपसे पहले मैंने दो सीनियर कुलीग्स आप अच्छी तरह जानते हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब और अवैस तौहीद साहब से बात की। उनका आपको पता है ज़्यादातर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत या सिंध की सियासत पे काफ़ी उनकी दस्तरस है। आप चूंकि लाहौर के वो है अभी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पीडीएम की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीएसी के बाद मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के अंदर टूट फूट जो आगे होने जा रही है या हो रही है, क्या मुस्लिम लीग की इस वक्त वो नर्वस सिस्टम क्या कह रही है? दे आर स्टेबल या जो ख्वाजा आसिफ साहब की अरेस्ट के बाद वो थोड़े से जो है शकी हो गए हैं? क्या सिचुएशन बन रही है लाहौर की? जी देखिए, मुस्लिम लीग नवाज का तो पिछले हमने देखा शाहिद हकान अब्बासी साहब गिरफ्तार हुए और एक लंबा अरसा जेल में रहे, फिर एहसन इकबाल साहब भी हुए। आप ये देख रहे हैं मियां शहबाज शरीफ जेल में, हमजा शहबाज जेल में, ख्वाजा बरादरान जेल में रहे। तो जूं जूं वो उनकी गिरफ्तारियां होती रहीं तो हमने देखा, जाती तौर पे ये मुशाहिदा किया कि मुस्लिम लीग नवाज की जो स्ट्रेंथ है उसमें जो है इजाफा होता रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है, आपको पता है हमारे यहाँ पे जो है वो पर्सनालिटी मैटर करती है, किसी भी पार्टी में हो। तो नून लीग का भी एक मामला ये है कि नून लीग का मामला नवाज शरीफ और उनके बाद मरियम नवाज पे आके रुक गया है। और अब जो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुई है इसमें भी नून लीग का कोई मतलब हौसला नहीं तोड़ा, बल्कि वो एक नया उनमें एक स्पिरिट
फूंक दी जाती है इस तरह की गिरफ्तारियां करके, क्योंकि उनके नैरेटिव को इससे तकवीयत मिलती है। जो नैरेटिव लेके चल रही है नून लीग, तो ऐसी गिरफ्तारियों से उसको तकवीयत वैसे मिलती है। बुखारी साहब आप मतलब है कि कई दाइयों से मैं ये बात कहूँगा कि लाहौर की रिपोर्टिंग मतलब है कि रिपोर्टिंग से शुरू हो के नाउ यू माशाल्लाह सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, आप मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स और पंजाब की पॉलिटिक्स को आप अच्छी तरह समझते हैं। ये जो नई ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के तकरीबन सारे लीडर्स को अंदर बाहर किया गया, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अंदर है, मियाँ साहब जो है वो तो खैर इलाज के हवाले से बाहर है। आप देख नहीं रहे कि पंजाब की सियासत में वो टकराव वाली वो जो था वो इस वक्त आ रही है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स को अगर हम देख लें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्लिम लीग तो बड़ा ही एग्रेसिव इन्होंने अपना एक पोस्टर रखा हुआ है, और वो यकीनन यही है कि डू और डाई वाला सिलसिला है। ये अनलाइक वो जो पंजाब की सियासत के बारे में कहा जाता था कि ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट होती रहती है। जी बिल्कुल, पहली दफा इस तरह हुआ है। हम तो आपको याद होगा माजी में जब ये इलेक्शन हुए 2018 के, और शायद गालिबन आपके किसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा भी हो कि ये पहला इलेक्शन था जो नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर लड़ रही है। और यही वजह थी कि आप देखिए मतलब इतना अर्सा वो यहाँ पे हुक्मरान रही, फिर अपोजिशन भी एक आध दफे अपोजिशन में भी रही, लेकिन वो टकराव की सियासत उस तरीके से मुस्लिम लीग ने नहीं की। हाँ, आप अगर गौर करें माजी में तो कुछ दो चार वाकयात इस तरह के हैं जिसमें वो डायरेक्ट क्लैशेस में गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे जब सजाद अली शाह के साथ चल रहा था, तो मुस्लिम लीग का ये पंजाब में एक तर्ज अमल कहीं ना कहीं हमें झलक माजी में नजर आती रही है। लेकिन इस दफे थोड़ा सा वो जो है जिसे कहते हैं आप फ्रंट फुट पे खेलना, वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और बिल्कुल वो किसी एक बंदे को फोकस नहीं किया हुआ। यानी अगर हम कहें कि इतने एग्रेसिव हैं कि वो इमरान खान को अकेला फोकस नहीं किया हुआ, वो एक पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसमें ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं, और वो इस अपने एग्रेसिव टोन को जारी रखेंगे। ये तो मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं। लेकिन इसमें अच्छी बात जो है ये है कि मुस्लिम लीग की जो सियासत होती थी इसमें वफादारियां बहुत जल्द तब्दील हो जाती। जो ही इस्लामाबाद में हवाएं तब्दील हो जाती तो पंजाब की स्पेशली मुस्लिम लीग की वो वफादारियां, ये एक और फर्स्ट है जो मैं कहता हूं पहली दफा हो रहा है कि मुस्लिम लीग अभी तक वो जो लीडरशिप लेवल पे कोई टूट फूट अभी तक नहीं हुई है। देखिए एक पार्टी में एक सैचुरेशन लेवल आता है, जब भी जितनी टूट फूट होनी होती है हो जाती है। आपको याद होगा, मैं आपको जरा थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ हसन भाई। 2000 में सन 2000 में जब ये नवाज शरीफ बाहर गए डील करके, और उसके बाद एक बड़ी शदीद किस्म की टूट फूट हुई, जिसके नतीजे में काफ लीग वजूद में आई। बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो मिल्लत पार्टी में चले गए, बहुत सारे जो है वो पीपल्स पार्टी में चले गए। अब जब पीटीआई को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली 2011 के लाहौर के जलसे के बाद, और उसके बाद बहुत सारे लीडर जिन्होंने जाना था वो जा चुके हैं पीटीआई में। अब जो पीछे हार्डकोर एक्टिविस्ट, हार्डकोर सपोर्टर, हार्डकोर लीडर जो है वो रह गए, क्योंकि जितनी शिकस्त तो रेख्त होनी थी नवाज लीग में वो हो चुकी हुई है माजी में, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग काफ अभी तक अपना वजूद कायम किए हुए है। अगर हम मिल्लत पार्टी की बात करें, वो मुस्लिम लीग काफ में मर्ज हुई, और उसके बाद मिल्लत पार्टी क्या जो मतलब करता धरता था, जिसमें अवैस लगा रही हैं, जमाल लगा रही हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल है। तो अभी जो हमें नजर आ रहा है वो लॉयलिस्ट नजर आ रहे हैं और हार्ड कोच। वैसे बुखारी साहब ये वो तो मैं एक सवाल पीडीएम के हवाले से करना चाह रहा था, लेकिन ये जो आपने बड़ी अच्छी तरफ जो है एक फिलोसॉफिकल पॉलिटिकल डिबेट की तरफ आप चल गए, इसका क्या असर हो सकता है? क्योंकि हिस्टोरिकली ये होता था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंस से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब ज़रा वो प्रो जा रहा था, और इसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 70 साल से पंजे जो है काफ़ी डीप गाड़ लिए हैं। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर का पॉलिटिक्स खुदा करे अगर इसी तरह ये लॉयलिस्ट रहे, और मुस्लिम लीग ने यही स्टांस लिया कि हम मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने मफादलेट से अगर इस तरह सिचुएशन बन रही है, तो क्या देख रहे हैं मुल्क की सियासत में आइंदा जो दाई होगी?
थोड़ा सा तो मैं मतलब फिर हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ आऊंगा। याद रखिए जितनी भी तहरीक चली हैं पाकिस्तान में, उनका महवर व मरकज पंजाब ही रहा है, और पंजाब में भी लाहौर रहा है। लाहौर रहा है। पीपल्स पार्टी के बनने से आप बात स्टार्ट करें, खा वो मुस्लिम लीग नवाज की, या खा वो जस्टिस मूवमेंट जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की थी, या MRD मूवमेंट, या अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे पंजाब से चले हैं। हाँ, ये बात जरूर थी चूंकि ये मुस्लिम लीग नवाज एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, और एक लंबे अरसे तक इन्होंने किसी भी ऐसी तहरीक में हिस्सा नहीं लिया जब तक कि जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं आए। उसमें भी इनका इतना फाल रोल उस तरीके से नहीं रहा, क्योंकि इन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत करनी आती नहीं थी, स्ट्रीट पावर इनके पास नहीं थी। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफे हुआ है कि पंजाब से एक बड़ी पार्टी जो पंजाबीइज्म के नाम पे माजरे वजूद में आई थी। आपको याद होगा IGI के दौर में 90 में नारा भी लगाया नवाज शरीफ साहब ने, जाग पंजाबी जाग। तो अब इनके पास एक स्ट्रीट पावर भी है, इनके पास वोट बेस भी मौजूद है, इनके पास लीडरशिप भी है। अब आते हैं PDM की तरफ। देखिए ये PDM भी एक अनोखा पाकिस्तान की तारीख का इत्तेहाद है, जिसमें आपको लेफ्ट राइट सेंटर जो है वो नजर आ रहा है, उसमें दीनी तबका नजर आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट नजर आ रहा है, नेशनलिस्ट ग्रुप नजर आ रहे हैं। आपको पहले इस तरह का इत्तेहाद कम से कम इसके करीब करीब जरूर होंगे, लेकिन इस तरह का इत्तेहाद ही अपनी नौयत का पहला इत्तेहाद है। उसमें आप कुछ पार्टीज को निकाल रहे हैं, लेकिन जो दो मेजर कंपोनेंट हैं, जिसको आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहते हैं और दूसरी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब कहते हैं, ये दोनों एक जमाने में बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है। तो ये बात जो है ये नुक्ता फिक्र होनी चाहिए हमारे जो पावरफुल क्वार्टर। लेकिन बुखारी साहब ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन एक बात है कि ये पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उससे पहले भी कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि मौलाना साहब जो थे वो बीबी शहीद की बरसी में लड़काना, हालांकि जरदारी साहब ने उसको दावत दी थी। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने मर्दान वाले जलसे में वो शिरकत नहीं की, और फिर आपने सुना होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक वजह पेश की कि हम गए थे लेकिन हमारे लीडर्स को स्टेज पे जगह नहीं दी गई थी। तो आप नहीं समझ रहे कि ये CEC के बाद, या CEC ने जो स्टांस लिया है कि आधा तीतर आधे बटेर वाली सिचुएशन है, ये PDM भी मान पड़ जाएगी या फटीक का शिकार हो जाएगी? अब मेरा ख्याल है CEC के हवाले से जितनी रिपोर्टिंग हुई है हसन भाई, माजरत के साथ वो थोड़ा सा हकायक से हटके थी, क्योंकि सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आप, और उसके अलावा मेरी जब बात हुई, उनका जी रायजनी तो हर पार्टी के अंदरूनी इजलास में होती है, फैसला ऐसा कोई नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ के वापसी के साथ मशरूत कर दिया जाए, और इस्तीफों का भी हमने अभी फाइनल कोई डिसाइड नहीं किया। ये तो मेरी बड़ी बावजूद राय से जो है वो बात हुई है। और देखिए ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जब इतनी मुख्तलिफ ख्याल पार्टीज होंगी तो वो होता रहेगा। पीपल्स पार्टी में जरा थोड़ा सा सियासी तजर्बाकारी ज्यादा है, वो बड़े वेल कैलकुलेटेड मूव करने के आदी हैं आसिफ अली जरदारी साहब, यकीनन उनके ज़हन में कोई बात होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी PDM जो है वो कोई मांद पड़ेगा, ये कमजोर होगा। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे जून इनकी डेडलाइन करीब आएगी तो आपको नजर आएगा कि ये स्ट्रांग हो रहा है, और इनकी जो मूवमेंट्स हैं और इनके जो एक्टिविटीज हैं वो भी ज्यादा हो रही है। बुखारी साहब आखिरी सवाल ये, अगर हम ये आपकी बात जो है उसको थोड़ा सा आगे लेके जाए कि PDM मान नहीं पड़ जाएगी बल्कि इसमें शायद मोमेंटम में तेजी आ जाएगी, ये थर्ड फेज में जब ये एंटर हो जाएंगे जनवरी के बाद, अगर ये सूरत हाल रही, हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की जो पेशकश है उनको रद्द कर रहे हैं, कहते पहले प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे फिर हम मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं। हुकूमत कहती है कि इम्पॉसिबल, कोई इस्तीफ़ा नहीं होगा, बात करनी है तो आज ये बात कर देते हैं पार्लिमानी लीडर्स के साथ। गॉड फॉरबिड अगर ये मजीद स्ट्रेन हो गई सिचुएशन, आप क्या देख रहे हैं? दे विल एंटर इनटू अ डायलॉग, हो सकता है कि बावजूद इसके वो राह निकालेंगे और बैठ जाएंगे सूरत हाल पे, या एक्सट्रीम पोजीशन तक दोनों चले जाएंगे? देखिए अभी तो इन्होंने प्रेशर माउंट किया हुआ है इस्तीफे के नाम पे, लेकिन आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो एक नेशनल डायलॉग की बात करते रहे, बल्कि नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करते रहे जो उन्होंने किया।
और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान खुद भी डायलॉग पे बड़ा यकीन रखते हैं। एएनपी की लीडरशिप की बात कर लें तो वो भी डायलॉग पे बहुत यकीन रखते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग के अंदर एक धड़ा मौजूद है जो कुछ डायलॉग पे जिसको लीड शहबाज शरीफ साहब करेंगे, ओके डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। पर सियासत में ये बात भी है कि कोई भी मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता और कोई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने तो सब कुछ रिजेक्ट किया है ना। मियां साहब ने तो कहा कि कोई डायलॉग नहीं होगी। जी अभी तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए आपको याद होगा माजी में भी इस तरह के कई मकाम आए और हमें याद है कि आप अगर 90 में होते तो आप कभी यकीन कर सकते थे कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो उस वक्त तो हमें ऐसे बिल्कुल अगर आप ऐसी बात करते भी थे तो मजाक लिया जाता था और आपको एक बेवकूफ इंसान कहा जाता था। ठीक है, लेकिन ये बात वक्त ने साबित की 2008 के इलेक्शन में। सो पाकिस्तानी सियासत में तो कोई चीज हरफ आखिर नहीं। यकीनी तौर पे कुछ सीनियर सियासतदान, कुछ सीरियस सियासतदान और कुछ सीरियस फोर्सेस जो हैं इन मामलात में वो स्टेप इन कर चुकी हुई हैं। यकीनन वो चाहेंगी कि ये दोनों मतलब है कि बैक डोर से कुछ कॉन्टेक्ट्स एस्टैब्लिश हुए हैं जो कि सम टाइम रिपोर्ट भी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि वो कामयाब हो जाएंगे ये दोनों मुतारिफ ग्रुपों को, यानी हुकूमत को और अपोजिशन को कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी जमहूरियत पसंद बंदा तो नहीं चाहेगा कि हुकूमत की फसाद इस तरीके से लपेटी जाए। अगर आईनी तरीका कार से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इस हुकूमत को या इमरान खान साहब को भेजा जा सकता है, वो ऑप्शन मौजूद है। अगर अपोजिशन चाहती है तो उस ऑप्शन पे जाए, और बाकी ये है कि दूसरे मामलात का हल जो है वो बातचीत के जरिए निकाले। बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। ग्रहण को तुमको दाऊद लाहौर ना जमंग सारा सीनियर जर्नलिस्ट मुबशर बुखारी साहब कमी खबर जो मा पे ख्याल दादा चेरा मुस्लिम लीग सियासत चे कम दे आगा बदल शवे द पंजाब सियासत चे कम दे आगे सारा आगा बदल दे एस्टाब्लिशमेंट था वस हाँ हमरा स्पेस निश्ता संग चे पखवा ब एस्टाब्लिशमेंट पंजाब द थ्रू चे कम दे टोल मुल्क या हुकूमतों बैद आगे कवल नवे खबर की सियासत में चेवर की बलदा खबर चे पर सियासत के दा मुबशर साहब खबर का चेहरा दरवाजे बंद नहीं मखे दरवाज़ा बंद शी खुद शागाड़े दरवाजे चिकम दिया अक्सर कोलावी और सीरियस खलकता दे से दारेमता दे चौई दी तरमेंजा द मुजाकरात या द खबर तरो द प्रोसेस चिकम दे या भाई शुरू कड़ी के शुरू कड़ी नहीं खो शुरू बशी और दा खबर खामखाबा खबर तरह की टोल सियासी जमातों ने चिकम दे अगुई द खबर तरो हक की ग्राउंड को तुमको दाऊ जमंगा नए प्रोग्राम इजाज़त वालू अल्लाह पामान।